नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार यूट्यूब के चैनल एग्जाम कार्ड लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जीडी के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो हम लोग पेपर जिस पेपर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 13 फरवरी 2023 को आयोजित किया था, वो भी शिफ्ट 4 के अंतर्गत। तो शिफ्ट 4 का जो पेपर है वो हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 1 है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो हमारी एक तरीके से मूल कर्तव्य हैं वो किस देश से अडॉप्टेड हैं या उन्हें किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पर उसका आंसर है यूएसएसआर। क्या है बेटा यहाँ पर? यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब जानते हैं? यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया यानी कि जो रूस का पहला जो पुराना देश था उसको, यानी कि एक तरीके से जो विघटित नहीं हुआ था, संगठित जो रूस था उसका नाम यूएसएसआर था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक तरीके से यूएसएसआर के संविधान से लिए थे या फिर रूस के संविधान से एक तरीके से ये लिए थे। शुरू में जब हमने इनको लिए थे तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इन्हें संविधान में शामिल किया था। उस वक्त इनकी संख्या कितनी थी बेटा? 10, फिर +1 हो गया तो इज इक्वल कितने हो गए? 11। आज हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 11 हैं। क्या है हमारे पास? एक तरीके से जो मूल कर्तव्य हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे पास कितनी हैं? 11 ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्यूटीज़ हैं आखिर इनको लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो क्यों पड़ी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। समझ में आ गया? किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब एक और प्रश्न आता है, तो भाई प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी जी के समय पर ये हमने बाकायदा इनको जोड़ा था। तो ये हमारा जो उत्तर है क्वेश्चन नंबर 1 यूएसएसआर यानी कि रशिया, यहां से हमने इनको फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। अगला चलिए, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है कि किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने, है ना, शहरी गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जीता है। तो वो किसने जीता है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर है, उन्होंने बाकायदा अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड जीता है। तो शहरी गतिशीलता, है ना, तो ये शहरी गतिशीलता के आधार पर क्या थी? ये बस परियोजना थी। तो यहां पर जो बस परियोजना थी वो एक तरीके से यहां पर देखते हैं, तो ये जो बस परियोजना थी उसका नाम क्या था? माझी बस। क्या था ये? माझी बस। माझी बस का मतलब होता है हमारी बस। तो एक योजना थी ये माझी बस के नाम से। अब ये देखिए कि जो माझी बस जो थी उस योजना के तहत मानते हैं कि ये 32 रूट पर दौड़ती थी। 32 रूट जो थे उन पर संचालित की जाती थी। समझ में आ गया? कहां पर? 32 रूट पर इनको संचालित किया जाता था। समझ में आ गया? तो 32 रूट पर यह संचालित बस थी और माझी बस सेवाएं के तौर पे जाना जाता था। तो औरंगाबाद की ये जो बस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बाकायदा उद्धव ठाकरे सरकार ने शुरू करवाया था। किसने करवाया था? उद्धव ठाकरे सरकार, जो शिवसेना के इससे पहले भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस जो परियोजना थी इसको शुरू करवाया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की। किसने? हरित क्रांति ने। किसने की? हरित क्रांति ने की। किसकी की? खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की थी। और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था, और इस प्रकार से उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान दिया था? सकारात्मक दिया था। अब आप देखिए कि हरित जो क्रांति है, यहां पर हम लोग देखें कि हरित क्रांति जो हमारे यहां पर शुरू हुई थी किसके माध्यम से? MS स्वामीनाथन। समझ में आ गया बेटा?
किसके माध्यम से? एम एस स्वामीनाथन। तो हम लोग देखते हैं कि 1960 की अगर बात करें तो ये शुरुआत इसकी मानी जाती है, लेकिन शुरुआत प्रॉपर तरीके से 1967 से हम लोग इसकी देखते हैं। तो आप ये देखिए कि स्वामीनाथन हरित क्रांति में तो खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि, तो कैसी वृद्धि हुई? सकारात्मक हुई, क्योंकि हम उसमें हाई यील्डिंग बीज सीड्स है ना, जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं HYC, इनको यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स को हमने इसमें शामिल किया था, यानी कि उच्च वैरायटी वाले ये बीज थे, यानी पारंपरिक बीजों से ये पृथक थे। कम समय, ज़्यादा फसल, ज़्यादा मुनाफा और अच्छी एक तरीके से गुणवत्ता भी जो हमारे किसान भाई थे उनको मिल रही थी। तो सकारात्मक योगदान यहां पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? तो भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? तो वो जीता एक बार। तो भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कब जीता है? 1975 में। 1975 में एक ही बार विश्व कप जीता है। किसका? हॉकी का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हॉकी का जो विश्व कप है वो जीता गया है। हालांकि इससे पहले भी अगर हम लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में देखें तो गुलामी का जो दौर था, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस वक्त मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में भी हम विश्व कप एक तरीके से लेकर के आए थे। विश्व कप क्या, एक तरीके से मान लीजिए कि वो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के था ये। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? आज़ादी के बाद की अगर हम जब बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही है, और वो भी कब जीता? 1975 में। वो भी तब है जब हम लोग इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में एक तरीके से मान के चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, हॉकी मैदान का आयाम होता है। जो हॉकी का जो मैदान है वो आखिर कितने बाई कितने का होता है? तो यहां पर देखिए कि 91.4 मीटर लंबा, 91.4 मीटर बेटा क्या हो रहा है? ये लंबा हो रहा है, और 55 मीटर, कितना बेटा? 55 मीटर चौड़ा हो रहा है। कैसा हो रहा है? 55 मीटर चौड़ा हो रहा है। तो यहां पर हम लोग आंसर देखते हैं कि हॉकी मैदान का जो आयाम है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए? 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है? छऊ, तो छऊ नृत्य हम लोग देखते हैं कि कहाँ का है? वो झारखंड का है ना। झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी और बंगाल में भी ये नृत्य बाकायदा काफ़ी पॉपुलर है, प्रचलित है। तो गोपाल प्रसाद दुबे किसको मिला है? गोपाल प्रसाद दुबे, है ना। तो गोपाल प्रसाद दुबे जो हैं वो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? छऊ नृत्य से। किससे जुड़े हुए हैं? छऊ नृत्य से। गोपाल प्रसाद दुबे ये बाकायदा किससे जुड़े हुए हैं? छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि गोपाल प्रसाद दुबे जी हैं, इनके बारे में बोला जाता है त्रिनेत्र नृत्य केंद्र। त्रिनेत्र के नाम से ये एक स्कूल संचालित करते हैं जिसमें बच्चों को छऊ नृत्य सिखाया जाता है। त्रिनेत्र के नाम से है, बस आप इतना याद रखिए, त्रिनेत्र के नाम से इनका स्कूल है जो नृत्य केंद्र भी संचालित करते हैं। कई विधाओं को इन्होंने शुरू किया इस नृत्य के अंतर्गत, कुछ आधुनिक चीज़ों को भी डाला, कुछ प्राचीन जो तत्व थे उनको भी समाहित किया, और इसकी जो वास्तविकता है, इसकी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है एक तरीके से, या इसकी जो सांस्कृतिक लय है, उसको इन्होंने टूटने नहीं दिया, और आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार से ये नृत्य सिखा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो फरवरी 2022 में, कब? फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। तो सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा गूढ़ उसकी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन बने? पुष्कर सिंह धामी बने। कौन बने? पुष्कर सिंह धामी बने। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं ये,
और इनको बाकायदा जो है फरवरी 2022 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। हमारा जो अगला है प्रश्न नंबर 8, इसके बारे में आप देखिए कि प्रश्न नंबर 8 हमारा अब यहां पर क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 8, सातवाहन यानी कि सातवाहनों के बारे में बात हो रही है। सातवाहनों के बारे में देखिए चर्चा है। सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, यानी कि सातवाहन वंश के जो शासक हैं वो भारत में एक शक्तिशाली राजवंश के शासक थे। तो कहाँ के थे? पश्चिमी भारत के। कहाँ के थे ये? पश्चिमी भारत के थे। अब इनका देखें तो हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व भी देख सकते हैं हम, ईसा पूर्व है ना। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं कि चाटुमूल नाम के जो राजा थे उनका एक साम्राज्य था। उससे हम लोग यहाँ की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें इनका चलता था शासनकाल, और इनके बारे में माना जाता है कि इक्ष्वाकु कुल के थे। किसके थे? इक्ष्वाकु कुल के थे, यानी कि गन्ना पैदा करने वाले किसानों से ये आगे बढ़ कर के आए थे। उन्हीं इक्ष्वाकु कुल के चाटमूल के परिवार में एक आगे जाकर के एक जो राजा पैदा हुए जिनका नाम था सिमुक। क्या नाम था? सिमुक। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की नींव डाली, यानी कि सिमुक को हम लोग सातवाहन वंश का संस्थापक मानते हैं, और 400-450 साल करीब इस वंश ने शासन किया था। और ये लोग ये जो राजा हैं अपने नाम के आगे सिरी लगाते हैं, श्री नहीं सिरी। तो जैसे श्री सतकर्णी है ना, या गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो आप ये यहाँ पर देखिए कि जो सिमुक हैं वो सातवाहन वंश के जो राजा जो थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बड़े पैमाने पर जो हमारा पश्चिमी जो क्षेत्र है, जो हमारा जो महाराष्ट्र से आसपास का जो भी क्षेत्र है, उस समस्त क्षेत्र पर इनका शासन 400 से 450 वर्ष तक रहा था। किसका? सिमुक, जो यहाँ के महान शासक थे, उनके परिवार के लोगों ने और आगे लंबे समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो हरित क्रांति से देखिए, हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो अधिक लाभ हुआ था भैया खाद्यान्नों को, यानी कि गेहूं है ना, चावल, दालें है ना, तिलहन है ना, ये सब जो चीज़ें थी इनको हम देखते हैं कि जो हमारे एक तरह खाद्यान्न है। हालांकि जो दालों वाली जो मैंने बताया एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी इसमें जो नंबर 1 है आपका गेहूं और जो चावल हैं जो खाद्यान्न में गिने जाते हैं, वो एक तरीके से देखें उनका एक तरीके से ये देखिए कि बड़े पैमाने पर इनका यूज़ किया गया था, यानी कि जो पैदावार की गई थी। तो गेहूं और चावल सबसे बड़ा गेहूं है, चावल है, इनको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि दलहन का भी नाम है, तिलहन का भी नाम है। तो यहाँ ये जो दो जो चीज़ें, हालांकि खाद्यान्न तो ये भी हैं, खाद्यान्नों में ये भी गिने जाते हैं, दाल भी खाई जाती है और तिलहन जो है इनका तेल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो वो खाद्यान्नों में हम किन क्यों गिन रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ गेहूं और चावल को। तो गेहूं और चावल की जो बड़े पैमाने पर जो पैदावार थी वो हरित क्रांति के वजह से फसलों को अधिक लाभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डैश नियुक्त करेगी। तो किसको करेगी भैया? नोडल अधिकारी को करेगी। अब इसके बारे में आप देख लीजिए, इससे पहले तक क्या होता था, देशी विदेशी कई कंपनियां ई पोर्टल, चाहे वो मैं नाम नहीं लूंगा उन कंपनियों के, कि उन्होंने क्या बहुत सारी कंपनियां बना ली, उसके जरिए वो आपको चीज़ें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि आप ये मतलब 1 बाय गेट 1 फ्री बता रहे हैं, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारा मन करके हम खरीद लेते हैं। अब हमने स्क्रीन पर देखा चीज़ अलग थी, खरीदा वो चीज़ अलग निकली।
है ना, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल वैसे मान लीजिए कि हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो बिल्कुल ऐसा ही था कि वहां दिख कुछ रहा था, मिल कुछ रहा था, और कई लोगों के साथ तो फ्रॉड हो रहा था कि उन्होंने मोबाइल मंगाया और निकला क्या, उसमें साबुन की टिक्की। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहा था। फ्रॉड इस स्तर तक था कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी तक को बताना पड़ा कि उन्होंने किसी समय पर वेट लॉस के लिए कुछ दवाएं मंगाई थी, और दवाओं की बात कह के उनके साथ धोखाधड़ी की गई। तो आप सोचिए कि जिस देश में उपराष्ट्रपति जैसा व्यक्ति इस तरीके की वो बातें करते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, तो आम इंसान के साथ धोखाधड़ी किस स्तर की होती होगी। तो इस प्रकार से इन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जितने भी हमारे ई कॉमर्स इकाइयां हैं, उन ई कॉमर्स इकाइयों को कहा गया है कि आप एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो समय समय पर देखे कि कहीं जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर कोई परेशानी हो रही है तो यहां पर बताया गया है कि 45 घंटे के अंदर उपभोक्ता को बताना पड़ेगा कि आपकी शिकायत मिल गई है, आपकी शिकायत मिल गई है। ठीक है, तो 48 घंटे के अंदर बताना होगा कि आपकी शिकायत मिल गई है। वहीं एक महीने के अंदर हमें उसकी जो शिकायत है उसका निस्तारण करना है, यानी कि शिकायत का निस्तारण, हमें शिकायत का निस्तारण करना है। और कंपनियां ये जरूर बताएं कि उन्होंने किसको नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है और वो क्या सही मायने में सही काम कर रहा है, क्या वो उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनको सही तरीके से सुन रहा है या उन पर निस्तारण कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और उनको कई तरीके के जो पाबंदियां हैं वो भी उन पर लागू की जा रही हैं। इसमें देशी और विदेशी दोनों ही ई कॉमर्स कंपनियां इस दायरे के तहत लाई गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। तो आवर्त सारणी जो हमारी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व है वो क्या है, यूरेनियम। ठीक है, शुरू में क्या थे, करीब 86 के आसपास थे, मतलब जो एक तरीके से मान के चलिए कि अंतिम जो तत्व यूरेनियम है, और बाद में तत्वों की जो संख्या है वो मान के चलते हैं वो धीरे धीरे करके मेंडलीव के समय से और आगे निरंतर बढ़ती चली गई थी। तो जो निरंतर जो बढ़ती चली गई थी तत्वों की, तो यहां पर जो क्वेश्चन है आवर्त सारणी पर 17वें समूह में, तो 17वें समूह में भाई क्या आता है, हैलोजन आता है। ये अधातु है, क्या ये अधातु है। तो इस प्रकार से जो 17वां स्थान है वहां पर क्या आता है, हैलोजन आता है। किस समूह में, कि आवर्त सारणी में 17वें स्थान पर क्या आता है, हैलोजन आता है, जो एक तरीके से अधातु है, या यूं कह लें कि फ्लोरीन का ही एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, याओशांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो देखिए याओशांग, पहली बात तो यह कि याओशांग उत्सव है, कहाँ मनाया रहा, मणिपुर में। अब पूछा दिन, तो भैया दिन है यहाँ पर कितने, 5 दिन मनाया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो उत्सव है, ये उत्सव मणिपुर का होली है, मणिपुर की होली, इसको हम लोग मणिपुर की होली कहते हैं। लोग रंग लगाते हैं, साथ ही वो रात को, जैसे हम लोग रात को लकड़ियां जलाते हैं और लकड़ी की होली जलाते हैं, वो लोग झोंपड़ी जलाते हैं। क्या जलाते हैं, हम लकड़ी जलाते हैं, वो झोंपड़ी जलाते हैं, घास फूस की एक झोंपड़ी बना लेते हैं और उसमें वो आग टेक देते हैं। तो झोंपड़ी जलाते हैं, लोगों को रंग लगाते हैं, पर यह त्योहार रंगों से कहीं ऊपर है, कहीं आगे है। लोगों में आपस में सामंजस्य अच्छा है, मेलजोल बहुत बढ़िया है,
और एक दूसरे के साथ वो मिलते जुलते हैं। रंगों के बाद वो नहाते धोते हैं और फिर एक दूसरे से वो गले मिलते हैं, विशेष देते हैं, और साथ ही साथ रंगीन कपड़े पहनकर ऐसे समय पर कुछ नृत्य समूह यानी कि समूह में नृत्य भी किए जाते हैं। तो जो याओशांग जो उत्सव है वो मणिपुर का काफी प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। तो भैया कहां पाए जाते हैं ग्लेशियर? ग्लेशियर पाए जाते हैं पहाड़ में। जो पहाड़ हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। आमतौर पर जो कहां पर पहाड़ों में ग्लेशियर पाए जाते हैं, अब चाहे वो लद्दाख हो, है ना, हिमाचल, सिक्किम, है ना, उसी तरह अरुणाचल। तो इस प्रकार से कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पर, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड भी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल भी है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ग्लेशियर हैं वो पाए जाते हैं, यानी हिमनद। ग्लेशियर का मतलब हिमनद। जो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? हिमनद पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर पाए जाते हैं। अगला आप देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो प्रश्न नंबर 14 में आप देखिए, वो देता है 14 दिन, यानी कि एक ही वित्तीय वर्ष में, एक ही वित्तीय वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। ठीक है, रोजगार की गारंटी देता है। किनको देता है? ग्रामीणों को। कितने लोगों को देता है? परिवार के एक सदस्य को। समझ में आ गया? तो ग्रामीणों को देता है, परिवार के एक सदस्य को देता है, 100 दिन रोजगार की गारंटी देता है। समझ में आ गया? हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर आप देखिए, एक तरीके से ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न नंबर देखिए, औपनिवेशिक भारत में, क्वेश्चन नंबर 15, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो आप देखिए, कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में हुई थी। किसने की थी? तो हम देखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह की थी 1876 में कलकत्ते के अंदर। और इसके बारे में कहा जाता है यह देश की यानी कि औपनिवेशिक इंडियन एसोसिएशन, यह देश की पहली राष्ट्रवादी, है ना, यह देश की पहली राष्ट्रवादी पार्टी थी। समझ में आ गया? तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की, यह देश की पहली राष्ट्रवादी पार्टी थी। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो भैया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है तो वो है राउत, है ना। अब अगर कालबेलिया की बात करें तो भैया कहां पे किया जाता है? ये राजस्थान में किया जाता है ना। रौद्र का करें तो रौद्र जो रूप है काली का, ये लगभग उम्र जो हमारा जो शैव संप्रदाय वाले हैं वो इसको करते हैं। उसी तरह भांगड़ा देखें पंजाब का है, और राउत है ये छत्तीसगढ़ का है। आप ये देखिए, तो यहां पर आप देखिए कि जो छत्तीसगढ़ का है ये एक नृत्य है जिसको किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में किया जाता है, तो राउत है। अब राउत के बारे में देख लें। राउत नृत्य को यादव समुदाय के लोग
दीपावली वाले दिन करते हैं। यादव समुदाय के लोग हैं, दीपावली वाले दिन वो एक नृत्य करते हैं और इसमें बताया जाता है भाई वो रंगीन कपड़े पहन के आते हैं, उनकी जो लाठियाँ होती हैं वो भी बड़ी डेकोरेटिव होती हैं, मोतियों से, कपड़े से, रिबन से सजा के रखते हैं, खुद भी वो रंग बिरंगे एक तरीके से जो उनकी पोशाक होती है उसको पहन के रखते हैं। और उसके बाद ये राउत जो नृत्य है यादव समुदाय के लोग बाकायदा छत्तीसगढ़ में करते हैं और दीपावली के दिन करते हैं। राज्य विधायिका, क्वेश्चन नंबर 17, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहते हैं? हम विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान सभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। उसी तरीके से जो देश की हमारी विधायिका, एक तरीके से हम लोग देखें तो राज्य का हो गया, उसी तरह देश स्तर पर देखें तो देश स्तर पर निम्न सदन कौन सा है हमारा? लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो लोकसभा है वो देश यानी राष्ट्रीय स्तर पर है और राज्य विधायिका है वो निम्न सदन विधानसभा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका तीसरा जो ऑप्शन है यही सही है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 18। यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? यीस्ट और हाइड्रोजन। तो जब हम यीस्ट को हाइड्रोजन में मिलाते हैं, जब हम यीस्ट को हाइड्रोजन में मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है वो तेजी के साथ बुलबुले देकर के बाहर की ओर निकलना शुरू कर देता है और उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है। बाद में क्या बनाता है? ऑक्सीजन। क्या बनाता है? ऑक्सीजन और जल। क्या बनाता है? ऑक्सीजन और जल बनाने का काम करता है। यानी कि ऑक्सीजन बनाता है और जल बनाता है, बुलबुले पैदा करता है, ऊष्मा पैदा करता है। कौन करता है? जब ईस्ट को हम हाइड्रोजन में मिलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के साथ में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा स्वनियोजित महिला संघ है। कैसा है भैया? स्वनियोजित है, महिला संघ है। इसकी जो शुरुआत थी वो 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। कब की गई थी? 1974 में की गई थी। 1974 में इसका जो स्थापना था वो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो स्थापना थी वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार है ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के सह अस्तित्व से, यानी कि उनके कोलैबोरेशन से एक तरीके से ये एक जो संस्था है, क्या सेवा, ये जो सेवा संस्था है ये स्टैब्लिश हुई थी। अब इस सेवा का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था कि जो ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, वो ऐसी महिलाएं जो गरीब हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, अपने परिवार में हाथ बटाना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उनको बहुत ही आसान, एक तरीके से कह लें कि आसान तरीके से ये एक ऋण उपलब्ध करवाते हैं और उस ऋण के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, अपना व्यवसाय खोलती हैं और व्यवसाय को चलाने का काम करती हैं। और अकेले नहीं, एक संघ, एक समूह बनाती हैं और समूह में मिलकर के एक दूसरे के ये एक तरीके से कंधे बनती हैं, एक दूसरे को ये कंधे का सहारा देती हैं। यानी कि अगर इस समूह से अगर कोई महिला जुड़ती है तो उसके असफल होने के चांस बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो जाते हैं, कम होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जो सेवा है, ये जो सेवा स्वनियोजित महिला जो संघ है, ये 1974 में महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा देखिए। नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया केम 2022 का उद्घाटन
किया था। किसका किया था? इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया था। तो वो किया था मनसुख मंडाविया, यानी कि जो मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने इसको एक तरीके से इसकी जो शुरुआत थी वो की थी। अच्छा, क्यों की थी? वो 2030 यानी कि 2030 का विजन लेकर के आए। क्या लेकर के आए थे? 2030 का विजन, 2030 का वो एक विजन लेकर के आए थे। विजन क्या था? कि पेट्रो रसायन के माध्यम से, किसके माध्यम से? पेट्रो रसायन के माध्यम से नवीन भारत का निर्माण करना। अभी हम पेट्रो रसायन के मामले में, उनके जो उत्पाद हैं उनके मामले में काफ़ी हद तक पीछे हैं। अभी भारत बहुत पीछे चल रहा है। तो लिहाजा ये आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पेट्रो रसायन है उनको भारत जो सरकार है उसमें आत्मनिर्भर बने, और वैसे रसायन जिनसे हम लोग रंग बनाते हैं, पेंट बनाते हैं और कई तरीके के जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनका निर्माण हम जो खुद ना करके बाहर से मंगाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में इन्होंने विजन 30 रखा कि हम 2030 तक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर के एक नए भारत का निर्माण करेंगे पेट्रो रसायन के माध्यम से। तो यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 के माध्यम से अपना ये जो 20 क्वेश्चन थे इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अब मैं आपको एक किताब के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, जो किताब अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है यहां पर। तो ये जो किताब है इसके बारे में आप देखिए कि ये जो बेस्ट बुक फॉर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए ये किताब, तो बेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि कंपनी का मानना है कि सफलता आपको यहीं से मिलेगी, यानी पेपर यहां से पक्का फंसने वाला है। तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए इसमें 20 मॉक पेपर्स, 12 सॉल्व पेपर्स मौजूद हैं। 2013 से 23 तक के बीच के इसमें कुछ पेपर्स हैं, और जो 2023 में जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे ई पोर्टल से आप देख रहे हैं, अगर कोई व्याख्या आपको समझ नहीं आ रही है या अगर PDF में आप पढ़ने में आपको अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है या पढ़ने में आपको आनंदित नहीं हो रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब के माध्यम से हम आपको बहुत ही आसान, हम इस किताब के माध्यम से हम आपको आसान तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके माध्यम में क्या है कि हमने हर प्रश्न को हमने जोड़ा है। किससे जोड़ा है हमने हर प्रश्न को? हमने प्रश्न को QR कोड से जोड़ के रखा है। तो जो QR है हमारा, उस QR को जब आप स्कैन करेंगे तो आप प्रश्न की सही व्याख्या को देख और पढ़ सकेंगे। तो ये जो किताब है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, और इस किताब को हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपके लिए बाजार में उपलब्ध कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब आपके भविष्य में नए 4 चांद लगाएगा, आपको जल्दी से जल्दी रोजगार दिलवाएगा। तो अपना जो व्याख्या जो मेरी ये थी मैं यहीं ख़त्म करता हूं। फिर से मिलते हैं हम किसी और नए व्याख्याकार के साथ, या व्याख्याओं के साथ मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।